क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है। और थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि एक्चुअली मेरे मन में भी फिर मैं इंक्वायरी बढ़ी। बहुत 5 दिन से मैं कंफ्यूज हूँ। मैं ओटीपी मीन्स यू वन कैन टाइम इवन, पासवर्ड। हाँ ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि समटाइम्स द एब्रिविएशन चेंजेस देयर मीनिंग्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट, इट विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली, है ना। कहीं पे ए, यू नो, ए ऑब्लिक सी, इट बिकम्स अकॉर्डिंग टू, एंड समटाइम्स अकॉर्डिंग ए टू ऑब्लिक सी बिकम्स अकाउंट्स, राइट। अकाउंट। फिनेंस में जब यस हम मैम। लिखते हैं ये अकाउंट्स के लिए यूज होता है। और अगर लिटरेचर में आप शॉर्ट फॉर्म का यूज करें, ए ऑब्लिक सी लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग। देन दैट बिकम्स अकॉर्डिंग टू। तो समटाइम्स ये चेंजेस हो सकता है, लेकिन वो ओटीपी नहीं हो सकता था, ये तो मैं श्योर थी। अब इसकी बात थोड़ा कर लेते हैं जब हमें मिला है तो। ठीक है हामिद। नाउ, हाउ टू इम्प्रूव ओटीपी फॉर कैंपेन्स, मतलब आप जब डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप अपना ये ओटीपी, ठीक है ना, ओटीपी ऑन टारगेट परसेंटेज, इसको कैसे इम्प्रूव परसेंटेज। कर सकते हो फॉर यस कंज्यूमर मैम। ब्रांड्स। कंज्यूमर ब्रांड्स मतलब क्या होता है, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है, ठीक है ना, यस मैम। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए आप ये ओटीपी कैंपेन्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ये बोलता है कि ब्रांड बिल्डिंग कैंपेन्स ऑफन रीच आउट टू मास ऑडियंस। जो आपका कैंपेन ब्रांड बिल्ड करने का होता है, ब्रांड को प्रमोट करने का होता है, वो बहुत बड़े ऑडियंस तक पहुंचता है। ठीक है, इफ 1 million budgeted rich media campaign has achieved only 50% of OTP of the intended age group 25-29, it implied that $500,000 were spent on off target audience. What a wastage। मतलब मैं बताती हूँ, अगर आपने कोई खूब मीडिया का खूब क्या कहते हैं उसको, हेवी एडवर्टीजमेंट किया है, और बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर किया है वाइड कैंपेन करने पे, रिच कैंपेन करने पर, लेकिन जो टारगेट कस्टमर आपके प्रभावित हुए वो सिर्फ 50% ओटीपी जो हुआ ना, ये कैंपेन का असर सिर्फ 50% लोगों पे हुआ। ठीक है, जो आपका टारगेट कस्टमर था, सपोज करो 50,000 लोग थे, तो सिर्फ 25,000 लोगों पर ये जो आपका इतना हेवी इन्वेस्टमेंट किया आपने कैंपेन पे, वो उनको प्रभावित किया। अब इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि आपका जो आधा खर्चा था आपके कैंपेन पे वो वेस्ट हो गया। सिर्फ यस आधे ही हो लोग गया। आपकी इस ओटीपी से प्रभावित हो पाए या उसमें आ पाए। समझे, तो ये बहुत बड़ा वेस्टेज हुआ। तो ये वेस्टेज को कैसे कंट्रोल करें। Further दिया है, even worse, marketers do not know which exact half of those audience is falling into on target and which other half is off target। अब आप ये भी नहीं फाइनलाइज कर सकते कि आफ्टर ऑल पूरे जो 50,000 का हमारा पॉपुलेशन साइज था, उसमें से 50% पर तो असर किया, 50% पे हमारा वेस्ट हो गया, नहीं असर किया तो यस। हमारा खर्चा बेकार हो गया ना। अब आपको ये भी नहीं पता कि ये कौन से 50% है जिस पर काम किया, किस एज ग्रुप के हैं, किस डेमोग्राफिक के हैं, किस सेक्स के हैं, किस एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है इनका, ये भी आपको पता नहीं हो पाया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। Now, to increase OTP and campaign effectiveness, marketers need to create a list of audience with high OTP on media planning stage prior to campaign kick। मतलब कि अगर आपको अपना OTP इंप्रूव करना है तो आपको पहले अपने टारगेट कस्टमर पर क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, एक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे हाई ओटीपी होता है, जहाँ जो लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं इस तरीके के डिजिटल कैंपेन से। रूरल एरिया में डिजिटल कैंपेन करेंगे तो वो सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, नहीं राइट। होगा। हाँ, तो यस आपको मैम। पहले एक लिस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने ऑडियंस का, कि कौन कौन है ऑडियंस, किनको किनको आप टारगेट करना चाहते हैं, एंड देन यू कैन मैक्सिमाइज द इफेक्ट ऑफ योर कैंपेन इफेक्ट। समझ में आया। यस मैम। ठीक है, अब आप इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करेंगे तो आपको पता यस। चलेगा। ओके, अब तुम्हारा जो है सक्सीड विद ओटीपी एज एंड जेंडर। तो ओटीपी एज इज डिवाइडेड इनटू 11 एज ब्रैकेट्स टुगेदर विद द ओटी। अच्छा, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है, हम सीधा उस क्वेश्चन पे अब आते हैं। यस मैम। आपका जो है ना कि हाउ टू, आपका जो अननोन कस्टमर है, अननोन डीलर है, उससे आप यस मैम। ओटीपी कैसे लोगे, मीन्स कि आप उनसे कैसे पता करोगे कि इस प्रोडक्ट को जानने के लिए, मांगने के लिए डिमांड किस तरीके के एज ग्रुप का के लोगों का है, किस जेंडर के लोगों का है। ठीक है, अर्बन लोगों का है। लेकिन टू स्टार्ट विथ एज और जेंडर में ही इसको रखा गया है। एज को 11 डिफरेंट ब्रैकेट्स में बांटा गया है, उसी तरह जेंडर्स को भी बांटा गया होगा।
समझ में आया? तो ये डिफरेंट जेंडर्स, इस एज के अनुसार आप क्या करेंगे, अपने टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करेंगे, उनका लिस्ट बनाएंगे। ठीक है हामिद, यस मैम। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आगे इस पे थोड़ा और रिसर्च करेंगे तो यस देखेंगे मैम। अगले क्लास में भी, हम मुझे जितनी जानकारी होगी मैं आपको वो दे दूंगी। ठीक है, सो दिस इज वेरी प्रैक्टिकल थैंक यू मैम। क्वेश्चन, और अच्छा हुआ, यस मैम। थैंक यू टू यू आल्सो फॉर आस्किंग दिस वेलकम। क्वेश्चन, क्योंकि एटलीस्ट आई इन्वेस्टिगेटेड दिस मच अबाउट दिस ओटीपी, राइट? मैम पीजीडीएम वाले को भी पूछा गया था क्या ये, फाइनल पीजीडीएम ईयर वाले? वाले, हाँ फाइनल ईयर के सारे बच्चों का था जब कोका कोला में इंटरव्यू अभी इंटर्नशिप के लिए, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, हु टोल्ड यू अबाउट दिस क्वेश्चन, इफ दे हैव नॉट मैम टोल्ड मैं यू? गूगल पर सर्च कर रहा था कि मार्केटिंग में कैसा इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है, एक ये हो गया, एक सेल्स मार्केटिंग हो गया, तो जहां बस आपको एक क्वेश्चन कॉमन मिल रहा क्वेश्चन था वहां यही आपको था। आंसर नहीं मिल रहा था। वो मैम वो आंसर समझ ही एकदम, नहीं आ रहा था। दिस इज द ओनली क्वेश्चन asked all of your senior, the HR have asked these questions from all your seniors, and they are like, and I am actually at like ये क्या है OTP मतलब, ठीक है, but then we should know कि कुछ तो मार्केटिंग में पूछा जा रहा है, तो कुछ कुछ यस इसका मैम। मार्केटिंग जरूर डायमेंशन होगा मार्केटिंग बस पॉइंट ऑफ मैं व्यू से। गूगल पर सर्च नहीं किया ओटीपी मींस इन मार्केटिंग, हाँ। बस यही नहीं सर्च करना शुरू, वो हाँ, आपने तो कर दिया मैम। वो मैंने कर दिया, ठीक है, मुझे पता था कि अगर ये ओटीपी पूछ रहे तो अगर देखते हैं मार्केटिंग में क्या होता है, सिंपली ओटीपी करेंगे तो वेरी पॉपुलरली इट इज वन टाइम पासवर्ड, तो वो टाइम कोई पास के लिए बताएगा नहीं, और शायद इसीलिए वो क्वेश्चन पूछते हैं ये, कि ताकि वो आपको कंफ्यूज कर सके, राइट? कंफ्यूजन के लिए। ठीक है, अब हम थैंक यू शुरू मैम। करते हैं, वेलकम। चलो, लास्ट क्लास में हम लोग मैन पावर प्लानिंग पढ़ रहे थे, मैं थोड़ा सा और पीछे से जाती हूँ, कुणाल एंड हामिद, किसी दिन आप होते हैं किसी दिन आप नहीं होते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मैम आज। मैम वन क्लास एब्सेंट था सिर्फ हाँ फ्राइडे के मुझे दिन। मालूम है, एंड अगेन द थिंग इज कि फिर आज स्वाति नहीं है, तो ऐसे में कवर करना मुश्किल हो जाता है ना? यस मैम मैम। मैं पटना गया हुआ था 2 दिन के लिए बुक्स लेने के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे से चलूंगी, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगी। हमने हामिद ये जो है अ, ये सप्लाई यस फॉरकास्ट, मैम। ये यस हमने मैम देखा ये था, कर दिया था। ये स्टाफिंग यस। टेबल है, ठीक है ना, ये स्टाफिंग टेबल है, और इसके बाद हम लोगों ने मार्कोव एनालिसिस भी देखा था। जस्ट क्विक रिकैप यस के लिए मैं बता दूं, ऐसे आपका शायद वीडियो डाउनलोडेड होगा यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। कुणाल, जिस किसी का भी क्लास मैम छूटा है, पीडीएफ आपने नहीं भेजा है इसका। पीडीएफ नहीं भेजा है, मैं भेज दूंगी, इसको कंप्लीट हो जाने यस तो, या मैम। आज खत्म हो जाएगा, मैं भेज दूंगी। मैन पावर प्लानिंग तक ही भेजा आपने। ठीक है, ये यस मैन मैम। पावर प्लानिंग का ही है, ये हिस्सा है। यस अच्छा, मैम तो ठीक वो है, उसमें उन्हें था। नहीं था वो तो ठीक है, मैं लास्ट। अपडेटेड भेज दूंगी आपको। और यस बताया, मैम। क्लासेस अगर मिस कर रहे हैं तो ये जितना क्लासेस, जो कुछ भी हम लोग बोल रहे हैं ना, इट्स गेट रिकॉर्डेड, और मैं इसको फिर यूट्यूब यस पे मैम करती हूँ, तो जिसका जो भी लेक्चर छूटा हो तो वो आप जा करके उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा। मैं चलो, देखता हूँ। अब मैं इस पे आती हूँ, क्या है। ठीक है, मैं तुम्हें कुणाल बता दूं कि हम लोग यहाँ तक थे, फोरकास्टिंग टेक्निक में क्या क्या फोरकास्टिंग टेक्निक हो सकता है, तो एक्सपर्ट मेथड क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, मैं भी थोड़ा मैं फास्ट रहूंगी। यस एक्सपर्ट मैम। टेक्निक क्या बोलता है कि एक एक्सपर्ट जो एक उसी फील्ड में बहुत लंबे समय तक काम कर लिया, 20 25 30 साल का एक्सपीरियंस है जिसको, वो आपको अपने जजमेंट और पास्ट हिस्ट्री, उस कंपनी में कैसा कुछ चलता है या उस इंडस्ट्री में कैसे अप्स एंड डाउन होते हैं, कब ज्यादा डिमांड होता है, कब कब डिमांड होता है, उसके बेसिस पर, अपने एक्सपीरियंस और जजमेंट के बेसिस पर आपके फर्दर ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ये वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता सकता है। तो ये एक्सपर्ट फॉरकास्ट हो गया। ठीक है ना, हमारे घर में, हमारे गांव वगैरह में होते थे ना फॉरकास्टिंग करने वाले लोग, बारिश होगी नहीं होगी, और कुछ का यस तो मैम। फॉरकास्ट इतना सही होता है कि सटीक वो जिस समय बोलते थे उसी समय होता था। ऑल्दो इट इज नॉन साइंटिफिकल मेथड, लेकिन हाँ कभी कभी एक्सपीरियंस मैटर्स, राइट? तभी हमारी यस मैम। कंपनीज एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज को ढूंढती है। तो एक्सपीरियंस फॉरकास्ट आपको समझ में आ गया। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस मतलब मैं फिर से क्विकली बताऊंगी, लास्ट क्लास में इसको कवर किया था। ट्रेंड एनालिसिस मतलब पास्ट में जो ट्रेंड रहा है, पास्ट में जो डिमांड में रहा है, वो फिर कितने दिनों के बाद वापस से प्रोजेक्ट होकर के फ्यूचर में वापस आ सकता है। यानी आप अपने प्रायर एक्सपीरियंस के बेसिस, न्यूमेरिकल एक्सपीरियंस, ये जजमेंटल एक्सपीरियंस नहीं है, नंबर है, फिगर्स है इसमें। और जो पहले, जैसे कि ये एग्जाम्पल है कुणाल,
कि 2001-2 में किसी भी कंपनी में 5000 यूनिट का डिमांड था, ठीक है ना, प्रोडक्शन उनको करना था। उस समय 100 लोगों ने ये काम को पूरा किया था, तो रेशियो क्या हो गया, 5000 इंटू इज टू 100, ठीक है ना, यानी 5000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 100 लोगों की जरूरत पड़ी। अब हमारा जो नेक्स्ट ईयर है 3-4, यहाँ जो हमारी डिमांड है वो बढ़ गई है, अच्छा हुआ बढ़ गई, अच्छी बात है। अब ये 8000 हो गई। 8000 को क्या 100 लोग पूरा कर सकेंगे, नहीं, लेकिन आप उसी रेशियो पे उसी हिसाब से ये कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना कि 8000 के लिए कितने लोगों की जरूरत है। तो दिस बिकम्स 8000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 5000, 160 पीपल, ठीक है ना, 160 लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये आपने पहले प्रिडिक्ट कर लिया, तो जो 60 लोगों की शॉर्टेज हो रही है, इसको आप रिक्रूटमेंट के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, पास्ट का जो ट्रेंड था, पास्ट का जो हमारा चला है, हमारा रिकॉर्ड रहा है, उसी को एज ए रेफरेंस हमने बनाया, फ्यूचर में उसको प्रोजेक्ट किया और उससे कैलकुलेट किया फ्यूचर रिक्वायरमेंट को। समझ में आया, फोरकास्ट मतलब हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाएगा। वर्कफोर्स एनालिसिस है, वर्कफोर्स एनालिसिस मतलब कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो भी चेंज होते रहते हैं, वो भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उनका भी डिमांड, जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज है उनमें भी चेंजेस आते रहता है, कुछ लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं। हम जब वर्किंग आवर की बात करेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि जैसे कोई ह्यूमन बींग है, वो अगर 10 दिन लीव पे रह गया, तो वो 10 डे जो वो प्रोडक्टिव जाता उस आदमी के लिए, वो क्या हो गया, वो तो प्रोडक्टिव नहीं गया, आपको उसके लिए रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा इफ यू डोंट वांट योर प्रोडक्शन स्टॉप बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर लीव। तो नॉर्मली यही होता है, अगर कोई लीव पे जाता है तो उसके काम को कोई और कंपनसेट करता है, कोई और उसको सब्सटीट्यूट करता है। हम्म। तो ये जो लीव है, रिटायरमेंट, अब रिटायरमेंट का किसी का एज आ गया, उसमें से जितने भी हायरिंग की थी उसमें 4-5 लोग रिटायरमेंट के एज को पहुंच चुके हैं, तो फिर वैकेंसी जनरेट होगी। डेथ है, किसी एग्जिस्टिंग वर्किंग एम्प्लॉय का देहांत हो गया, वो गुजर गए, ट्रांसफर हो गया एक जगह से दूसरी जगह, या एक पदवी से दूसरे पद पे, ठीक है ना, एक पोजीशन से सीनियर पोजीशन पे, या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर हो गया। डिस्चार्ज यानी कुछ उनके ऊपर कुछ ऐसा क्लेम आ गया, कुछ ऐसे डोमेस्टिक इंक्वायरी बैठ गया जिसके कारण वो दोषी उसमें साबित हुए, तो उनको टर्मिनेट कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया। ये सारे रीजंस हो सकते हैं किस चीज के लिए, वर्कफोर्स एनालिसिस। मतलब वर्कफोर्स में कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं आपके एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स में। आप नहीं ये इंश्योर कर सकते हो कि जो 100 एम्प्लॉय हमारे यहाँ अभी हैं वो 2 महीने बाद भी रहेंगे, हो सकता है कुछ लोग रिटायरमेंट के एज में हो जाए। नॉर्मली देखना बैंकिंग में जनवरी के टाइम में ज्यादा से ज्यादा वो होता है, रिटायरमेंट होता है। क्यों, क्योंकि जब एग्जामिनेशन होता है, हाँ, जब रिटायरमेंट होता है तो नॉर्मली एक साथ बल्क रिक्रूटमेंट किया जाता है, तो जो रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन का एज होता है, ये सारे लोग एक साथ रिटायरमेंट के एज में पहुंच जाते हैं। तो बैंक को पता होता है कि 2011 में, 2012 में हमारे इतने लोग रिटायर करने वाले हैं, जो जो लोगों को हमने रिक्रूटमेंट इससे 60 साल पहले किया था, राइट। तो कुछ चीजें हैं जो प्रेडिक्टेबल है, लाइक रिटायरमेंट इज प्रेडिक्टेबल, ट्रांसफर इज प्रेडिक्टेबल कि हम कितने लोगों को प्रमोट करने वाले हैं, कितने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाले हैं, ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है। लेकिन रेजिग्नेशन इज नॉट प्रेडिक्टेबल। हाँ, अचानक से 2 महीना या 1 महीना पहले, इससे भी ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं है डेथ, राइट, इसको तो बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं आप। तो लीव, अगर सडन लीव, कैजुअल लीव हो गया, ठीक है ना, अचानक से कोई बीमार हो जाता है, सिक लीव पर चला जाता है, तो ये सारे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इनको कैसे आप मैनेज करोगे। साथ ही एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर, लेबर टर्नओवर मैंने क्या समझाया था हामिद लास्ट क्लास में, आप बता सकते हैं। मैम एब्सेंटिज्म, लेबर टर्नओवर थोड़ा ठीक से समझाओ। मैम हम्म, जो एब्सेंट हो जाते हैं तो उसका टर्न, लेबर का टर्न ओवर माने कितना आ रहा है, लेबर कितने माने कि फुलफिल हो रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं। नहीं, फिर मैं बताती हूँ। लेबर टर्नओवर मैं यहाँ टाइप कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ टाइप करके दिखा देती हूँ। लेबर टर्नओवर इक्वल टू, सॉरी, लेबर टर्नओवर इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, number of employees join, number of employees leaving the organization by number of
employee joining the organization, ठीक है ना, यही होता है लेबर टर्नओवर। कितने लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं और कितने लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किए इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मान लो 2021 का हमको लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करना है, तो विल कैलकुलेट इट बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज left the organization and the by upon number of employee joined the organization। ये हमारा लेबर टर्नओवर रहेगा परसेंटेज, ठीक है, ये हमारा रेशियो रहेगा। अच्छा, सिर्फ एट्रिशन बोले, ये हटा दूं, ये याद रहेगा अब हामिद? यस मैम, यस मैम। अब अगर नोट मैं डाउन। हाँ, अब अगर मैं आपको बोलूं कि एट्रिशन की बात करें, एट्रिशन मतलब ये एक टर्म है एट्रिशन, इसका मतलब सिंपल होता है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट योर ऑर्गेनाइजेशन। कितने लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के गए, किसी भी तरीके से छोड़ के गए, रेजिग्नेशन करके गए, रिटायर होकर के गए, डिस्चार्ज टर्मिनेट कर दिए गए, जो भी तरीका हो, दैट कैन बी द डिफरेंट डिफरेंट वे हो सकता है, लेकिन एट्रिशन का मतलब होता है कितने लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर गए, ठीक है, वो सिर्फ ये देता है। जबकि लेबर टर्नओवर आपको रेशियो देता है कितना आया और कितना गया, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप सोच सकते हैं। इन सब चीजों को जब हम कंसीडर करते हैं तब हमको पता चलता है कि ये वर्क फोर्स में चेंजेस के कारण भी डिमांड्स राइज होते हैं और उस डिमांड को, उस वैकेंसी को हमको फुलफिल करना होता है, ठीक है। यस यस मैम। नेक्स्ट, वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस को समझो कि एक आदमी पे कितना काम दिया जा सकता है। एक आदमी की अपनी कुछ कैपेसिटी होगी ना काम करने की, उससे ज्यादा तो वो नहीं कर पाएगा, तो यू हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज और उसके, मान लो 1 घंटा एक किसी का, अच्छा अभी एग्जाम्पल तो है ही तुम्हारे सामने, उसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिसाइड कि एक आदमी कितना घंटा काम कर सकता है, ठीक है ना, और कितना काम आपके पास है, कितने घंटे का काम आपके पास है। सपोज करो आपके पास 500 घंटे का काम है, ठीक है ना, 500 घंटे का काम है आपके पास, तो और प्रतिदिन कितना काम हो सकता है, एक एम्प्लॉय एक दिन में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा, ठीक है ना, 10 घंटा काम करेगा अगर, तो आप इससे रेशियो निकाल सकते हैं ना कि आपको कितने मैन पावर रिक्वायर है। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ पे एक वो दिया है कि मान लो कि आउटपुट जो तुम्हें प्रोड्यूस करना है, जैसे मैंने कहा कि 500 घंटे का काम है, तो आउटपुट तुमको जो प्रोड्यूस करना है वो 10,000 पीस करना है, और जो एक पीस को प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है वो कितना लगता है, 3 घंटा लगता है। समझ में आ रहा है कुणाल? नाउ 3 घंटा लगता है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में, तो 10,000 पीस को प्रोड्यूस करने में कितना घंटा लगेगा, 30,000 घंटा। अब एक आदमी का क्या कितना आर रहेगा, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि कितने लोग हमको चाहिए। एक आदमी मान लो पूरे साल में, पूरे एक दिन का कैलकुलेट करो, एक दिन को जो वर्किंग डेज है उससे कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको, एक प्लीज प्लीज थोड़ा कम बात करिए, आवाज आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, बस ठीक है, थोड़ा मुझे डिस्टर्ब हो रहा था। हाँ, नाउ मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मैंने एक दिन का उनका वर्किंग आवर को जो भी नंबर ऑफ वर्किंग डेज है उससे कैलकुलेट कर दिया, तो एक आदमी साल भर में कितना काम करेगा वो हमें पता चल जाएगा, राइट। यस अगर मैम। यहाँ मान लो कि प्रोडक्टिव आवर्स पर पर्सन जो हमने निकाला एक साल के लिए वो 1,000 घंटा है, यानी एक आदमी जो प्रोडक्टिव आवर की बात कर रहे हैं, आप कितने देर बातचीत करते हैं, कितना देर लंच करते हैं, कितने देर आप इधर उधर करते हैं या कुछ दूसरा काम करते हैं, गॉसिप करते हैं, इन सब चीजों को नहीं इंक्लूड करेंगे। जो आपका रेस्ट पीरियड है, जो आपको ब्रेक मिला है, उन सबको बिना कैलकुलेट किए जो प्रोडक्टिव टाइम है आपका या आर है आपका एक साल का, वो कितना हो गया, 1,000 आर अगर प्रोडक्टिव रहा हर एक एम्प्लॉय का, तो कितना हमको लगेगा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे, 30। 30। 30 पीपल मिल करके अगर साल भर हजार हजार घंटे काम करेंगे तो क्या होगा, तो वो 10,000 पीस को प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इससे क्या हुआ, आपको वर्क लोड एनालिसिस हुआ, आपने पर मैन कितना वर्क आप उनको असाइन करते हो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको पता चलेगा कि ठीक है 30 लोग तो जरूरत है और हमारे पास कितने थे और कितना हमको और बढ़ाना घटाना पड़ेगा। समझ में आया? इस तरीके से भी हम फोरकास्टिंग करते हैं। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब हमारा ठीक है, अब हमारा आया जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस मैंने बोला था हामिद कि जॉब एनालिसिस यस क्या मैम। होता है, किसी भी जॉब का
डिटेल्ड स्टडी। डिटेल्ड स्टडी किसी जॉब को करने के लिए एक जॉब को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में जो जानकारी दी जाती है वो जॉब में क्या क्या काम करना पड़ेगा, जैसे मशीन चलाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बाद कौन से मशीन पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद क्वालिटी चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, पैकेजिंग करनी पड़ेगी, लेवलिंग करनी पड़ेगी। ये सारा चीज क्या हुआ, एक जॉब का डिस्क्रिप्शन हुआ। अगर कोई प्रोडक्शन मैनेजर है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोडक्शन के लिए इंश्योर करना पड़ेगा कि सारे रॉ मटेरियल है कि नहीं है, तो परचेजिंग को इंश्योर करना पड़ेगा। मशीन्स ठीक है कि नहीं, कोई मशीन परचेज करना है कि नहीं करेगा, तो मशीन के लिए उसको काम करना पड़ेगा, उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी पड़ेगी। लेबर्स क्या ट्रेंड लेबर हैं आपके पास, नहीं है तो एचआर डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा कि मुझे इस स्किल सेट के इतने लोग चाहिए इस प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए। समझ में आ रहा है? तो एक प्रोडक्शन Yes, ma'am. मैनेजर का क्या क्या काम हो सकता है, या फिर सिंपल समझे कि एक स्टोर मैनेजर का क्या क्या काम हो सकता है। कस्टमर से इंटरेक्ट करना, कस्टमर के कंप्लेन को सॉर्ट आउट करना, आपके दुकान में या आपके जो भी आपका मॉल है, फ्लोर है, उस फ्लोर पर कैसे आप डिस्प्ले अरेंज करेंगे, ये हो सकता है। ठीक है, स्टॉक के बाहर क्या क्या सामान है, स्टॉक में क्या क्या सामान है, ये एक लिस्ट, इन्वेंट्री लिस्ट प्रिपेयर करना, यही सब तो एक काम होगा ना एक स्टोर मैनेजर का। तो स्टोर मैनेजर Yes, का क्या क्या काम है वो उसको कहाँ से पता चलेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन Job से। ma'am. अभी समझ में आ रहा है, जॉब डिस्क्रिप्शन स्टैंड्स फॉर it gives you Yes, ma'am. detailed specification about the duties you have to perform। ठीक है, Yes, अब ma'am. जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन में आपके उस काम को करने के लिए आपके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या Eligibility काबिलियत चाहिए। होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक रिटेल, अगर हम स्टोर मैनेजर का एक्सपीरियंस ले, अगर हम जेएस बनाए, जेएस यानी जॉब स्पेसिफिकेशन बनाए, तो क्या हो सकता है आपको, ठीक है, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट होना चाहिए, या रिटेल से रिलेटेड कोई डिप्लोमा होना चाहिए, कोई डिग्री होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास एक्सपीरियंस तो जरूर होना चाहिए, आप कम से कम अच्छे ग्रेजुएट होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी प्रेजेंटेबल होना चाहिए, आपको कन्विंसिंग कैपेबिलिटी आना चाहिए। बहुत कोई गुस्से में तमतमाता हुआ अगर आएगा कस्टमर तो कैसे आप उनसे डील करेंगे, समझ में आ रहा? तो आप में क्या होता है, प्लीजिंग पर्सनालिटी होना चाहिए, अच्छे से बात कर सके आप, रिएक्शन आपको नहीं देना है। ये सब आपके जॉब स्पेसिफिकेशन में आएगा कि क्या एक्सपीरियंस है आपको, क्या आपके पास कोई डिग्री है इससे रिलेटेड, क्या आपका पर्सनालिटी मैच सूट करता है। जैसे देखो कहीं कहीं पे डिफेंस में हम देखते हैं हाइट एंड वेट को बहुत ज्यादा Ma'am. इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है ना, जॉब स्पेसिफिकेशन है, क्या आप इस जो जो आपको काम करना है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ, तो क्या आप उस काम को करने के लिए एक सुटेबल फिट हो सकते हैं, सुटेबल एम्प्लॉय हो सकते हैं। दैट यू कम टू नो फ्रॉम जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब स्पेसिफिकेशन में कभी भी हम भरते हैं तो जो हम अपना भरते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, फिर कोई एक्स्ट्रा जो हमारे पास करिकुलर एक्टिविटीज का लिस्ट होता है कि हमने ये किया है तो वो हम देते हैं। एडिशनल कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो वो भी हम लिखते हैं। हमारा एज क्या है, हमारा जेंडर क्या है, हमारा मैरिटल स्टेटस क्या है, क्या उस कभी कभी किसी किसी पोजीशन के लिए मैरिड लोगों को प्रेफर नहीं करते हैं, राइट। Yes. किसी प्रोफेशन के लिए 40 अबव लोग नहीं चलते हैं, लेकिन टीचिंग में चलते हैं। टीचिंग में तो एक्सपीरियंस चाहिए, आप इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लेके भी आए तो भी टीचिंग के लिए रखा गया ना कि ज्यादा एज। तो ये क्या है, ये सब क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन है कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपको इस एज ग्रुप का होना चाहिए, आपकी आईसाइट ठीक होनी चाहिए, आपका हाइट ऐसा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जॉब स्पेसिफिकेशन डिफर्स, राइट। लेकिन अब समझ में आ गया कि जेडी और जेएस क्या हुआ, ये तो क्लियर हो गया। Yes, Yes, ma'am. इन ma'am. दोनों को जब हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम एक जॉब को कंप्लीटली एनालाइज करते हैं, और इस दोनों के बेसिस पर हम शुरू करते हैं हायरिंग का काम, रिक्रूटमेंट का काम। तभी जब आपको कभी भी देखिएगा कहीं पे भी जब ओपनिंग्स आती है, कहीं पे भी जब वैकेंसी आती है तो दिखा जाता है कि फलाना फलाना रिक्वायर्ड विद दिस एक्सपीरियंस दिस एज ग्रुप, राइट, होता है ना। ये Yes, ma'am. क्वालिफिकेशन एमबीए होना चाहिए, बीबीए एमबीए होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए, ये एज ग्रुप का होना चाहिए, इतना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, होता है। या कभी कभी फ्रेशर्स चलेगा, लिखा होता है ना, फ्रेशर्स कैन Yes, आल्सो ma'am. अप्लाई। ये सब क्या है, जब उसने प्रिपेयर किया जॉब स्पेसिफिकेशन तभी तो उसने ये सब दिया ना कि आपको ये सब चीज होना चाहिए, तभी तो आप फॉर्म भर सकते हो।
राइट। तो Yes, ma'am. कंपनी को हर एक पोजीशन के लिए ये क्रिएट करना पड़ता होगा, दैट बिकम्स जॉब एनालिसिस। ठीक है, Yes, ma'am. तो जॉब स्पेसिफिकेशन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को से रिलेटेड है, और जॉब डिस्क्रिप्शन ड्यूटीज से रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है ना, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन में क्या क्या गुण चाहिए उस चीज को एक्सप्लेन करता है स्पेसिफिकेशन, और काम क्या क्या करना पड़ेगा इस चीज को, ड्यूटी को एक्सप्लेन करना, ड्यूटी को डिटेलिंग करना जॉब डिस्क्रिप्शन का काम है। क्लियर? ठीक है, कल हम लोग अब नेक्स्ट यही हम लोग बात कर रहे थे कि प्रिपेयरिंग मैन पावर इन्वेंट्री। मैन पावर इन्वेंट्री मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितने लोग हैं और कितने की हमें जरूरत है। तो देर आर डिफरेंट वेज। मैन पावर को इन्वेंट्री को डिसाइड करने के लिए बहुत तरीके हैं। जो हम मेजर सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ मैन पावर, जहां जहां से हम मैन पावर को ला सकते हैं, वो दो सोर्सेज है, एक इंटरनल सोर्सेज है और एक एक्सटर्नल सोर्सेज है। एक्सटर्नल लेबर सप्लाई या इंटरनल लेबर सप्लाई, यानी इंटरनल, अगर आपका बिजनेस या आपका ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, नए नए जगह पे ब्रांचेज खोल रहा है, एचडीएफसी के बहुत सारे ब्रांचेज खुल गए, यानी कि हर जगह एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी आ गई, वहां से कुछ लोकल Yes, लोगों को वो हायर करेगा। ठीक है ना, आपको आपके yes, शहर ma'am. में नौकरी मिल जाएगा अगर एचडीएफसी बैंक आपके शहर में चली गई तो, राइट। Yes, ma'am. तो ये क्या है कि इंटरनल लेबर सप्लाई की बात जब हम करते हैं, यानी अगर कंपनी में एक्सपेंशन होता है, ग्रोथ होता है, कुछ नए प्रोडक्ट लाइन को ऐड किया जाता है, या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है उसी को ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। पहले हम 4 लाख यूनिट प्रोड्यूस करते थे मंथली, अब हम उसको 40 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर देंगे, तो हमको ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। तो मैन पावर Yes, की ma'am. जरूरत इन सब वजहों से होती है। यह वजह लिखा है, रीजन लिखा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर कब हो सकती है, जब ग्रोथ या डाइवर्सिफिकेशन हो, जब इंटरनल मूवमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन में। इंटरनल मूवमेंट का मतलब आप 40 लोग काम कर रहे थे फ्लोर लेवल पे, इसमें से 10 लोगों का क्या हो गया, प्रमोशन हो गया, तो सब फ्लोर लेवल पे 10 लोगों की वैकेंसी अराइज हुई, जिसको आप एक्सटर्नल सप्लाई से क्या करोगे, फुलफिल करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली डिमोशन बहुत कम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो किसी हायर लेवल को जाकर के नीचे में नहीं लगाओगे, वो तो बहुत पनिशमेंट जैसे होता है उसको यूज, तो आप सप्लाई करोगे। तो आप एडवांस में पता कर सकते हो कि कहाँ कहाँ हमारे इंटरनल मूवमेंट के कारण, यानी ट्रांसफर प्रमोशन के कारण। इंटरनल मूवमेंट का मेजर एक रीजन रहता है ट्रांसफर और प्रमोशन। समटाइम्स एक्सेप्शनली इट बिकम्स डिमोशन आल्सो। ठीक है ना, किसी का रैंक नीचे कर दिया तो वो कभी कभी होता है। तो ये हो सकता है, रिटायरमेंट एक रीजन हो सकता है जिससे वैकेंसी अराइज होगी, या रेजिग्नेशन एक रीजन हो सकता है, या फिर एक पॉजिटिव रीजन हो सकता है कि कंपनी ग्रो कर रहा है, कंपनी एक्सपैंड कर रहा है, राइट। अब इन सब कारणों से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट आप दो सोर्सेज से पूरी कर सकते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनली कैसे पूरी कर सकते हैं, देखो रिक्रूटमेंट में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या है, अभी हम उस पे नहीं जाएंगे। अभी हम टेक्निक्स पे जाते हैं कि इंटरनल सोर्सेज से अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कितना ज्यादा वैकेंसी है, कितनी अवेलेबिलिटी है, जिससे हम इंटरनल सप्लाई को फुलफिल कर सकते हैं, उस टेक्निक का नाम है स्टाफिंग टेबल। ठीक है ना, सप्लाई फॉरकास्टिंग टेक्निक्स, यानी आप इससे इससे क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हम इंटरनली इतना ज्यादा मैन पावर को फुलफिल करने में कैपेबल हैं। ठीक है ना, अगर 500 लोगों की जरूरत होगी तो हम 50 या हम 100 लोगों को इंटरनली फुलफिल कर सकते हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक है स्टाफिंग टेबल। स्टाफिंग टेबल में क्या क्या रहता है देख लीजिए। इसमें नॉर्मली क्लासिफिकेशन होता है एम्प्लॉयज का, उनके एज, उनके जेंडर, उनके पोजीशन, उनके कैटेगरी, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। ठीक है, हम एक तैयार कर लेते हैं, हर एक एम्प्लॉय का अपना एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है ना, जिसमें उनके एज और उनके जेंडर, पोजीशन, एक्सपीरियंस, इसके बेसिस पर हम उनको डिवाइड कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं। नाउ सोर्सेज ऑफ इनफ्लोज। इनफ्लोज मतलब इंटरनली कैसे आप इसको फुलफिल करेंगे, तो कैसे करेंगे, इनफ्लो के क्या क्या कार्य, क्या क्या, कौन कौन से सोर्सेज से मैन पावर आप अंदर बुला सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगे। ठीक है ना, इनफ्लो मतलब अंदर आना, आउटफ्लो मतलब बाहर जाना। तो अंदर आने का कौन कौन सा सोर्स होगा, सोर्स मतलब माध्यम होगा। ठीक है ना, तो ट्रांसफर हो सकता है, Yes, ma'am. ठीक है ना, कोई सीनियर लेवल का आदमी चला गया छोड़ करके, तो आपको प्रमोट कर दिया उस लेवल पे, तो इस तरीके से भी आप इनफ्लो को इंश्योर कर सकते हैं। दूसरा प्रमोशन, ट्रांसफर, ट्रांसफर अगेन, चलो इसको प्रमोशन के अंदर समझो। ये जो मैंने बोला कि आपको प्रमोट कर दिया उस लेवल पे, तो प्रमोशन हो गया। ट्रांसफर मतलब कि
यहाँ पे बोरिंग रोड पे भी रिक्वायरमेंट है फैकल्टीज की, और कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, पाटलिपुत्रा में भी रिक्वायरमेंट है, पाटलिपुत्रा ब्रांच में भी है। यहाँ पे क्या है, 4 लोग सरप्लस हैं, तो हम इन सरप्लस को पाटलिपुत्रा भेज करके अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। इंटरनल हुआ, एक्सटर्नल अभी तक हमने हायर नहीं किया हुआ, तो हमने अपना मैम ट्रांसफर में रिप्लेसमेंट होता है ना, नहीं, रिप्लेस होता है। ट्रांसफर मतलब 2 तरीके का ट्रांसफर होता है। एक ट्रांसफर होता है जिसको हमने उस दिन, याद करो हामिद, लैटरल ट्रांसफर या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर बोला था। यस मैम। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर में कोई प्रमोशन नहीं होता, आपको किसी